स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं अमृत उपाध्याय और मेरे साथ एक खास मेहमान शशांक त्यागी। आपसे कोई भी परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है, आपसे सारे बच्चे परिचित हैं और लगातार आपकी प्रशंसा करते रहते हैं। और आज जो बातचीत होने वाली है वो ख़ास तौर पर 19 जून का जो स्पेशल हमारा इवेंट है, जिस दिन 3 बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में, P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। अब आप सोचिएगा कि भाई शशांक जी को क्यों बुलाया गया है और इनसे क्या बातचीत होने वाली है। तो असली बात यह है कि शशांक सर को अनुभव है P2I बैच जो हमारा चला है इस साल, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंसेस कुछ बच्चों को बताइए, साझा कीजिए, कैसा रहा ये P2I बैच। सर, जैसे कि स्टूडेंट्स भी अपनी जर्नी में सीखते हैं तो हम टीचर्स भी सीखते हैं, स्टडी IQ भी सीखता है। तो लास्ट ईयर और उससे पहले जो जर्नी रही स्टडी IQ की, सो वी वर डूइंग आवर बेस्ट कि भाई सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, टेस्ट सीरीज करानी है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों से कुछ कुछ हमें पॉइंट्स मिलते रहते थे कि जैसे अलग से उन्हें प्रॉब्लम होती है कि अब कौन सी टेस्ट सीरीज करें, प्रीलिम्स के लिए अलग टेस्ट सीरीज करें, मेंस के लिए अलग टेस्ट सीरीज करें। तो कितना सारा समय तो इस बात में ज़ाया हो जाता था कि कब से शुरू करें, कौन सी करें। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। GS फाउंडेशन भी अगर कर रहे हैं तो कौन सी बुक्स रेफर करें, इसके साथ करें नहीं करें, NCERT कौन सी करें। तो इतने सारे तमाम सवाल हर एक बिगिनर के मन में होते थे कि ज्वाइन कर लेता था कोचिंग और करीब 5 महीने बीत जाते थे, लेकिन अभी तक वो कनेक्ट नहीं हो पाता था एग्जाम की डिमांड से। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट सेंट्रिक अप्रोच एंड एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच। क्योंकि हमारा फोकस एग्जाम सेंट्रिक रहा है तो एग्जाम UPSC बदलती रहती है, मतलब ट्रेंड में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता रहता है। तो ऐसे में हमने प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू स्टार्ट किया, जिसमें प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रीडिंग वाइड हो, रिक्वायर्ड डेप्थ भी हो, और अगर चेंज हो रहा है, अगर पिछले साल आपने इंडियन पॉलिटी में जो पढ़ाया था इस साल भी एग्जैक्ट आप वैसा करेंगे तो UPSC की सरप्राइज को कैसे बच्चा डील करेगा। तो इस वजह से हमने वो फाउंडेशन जो अमूमन बच्चा छोड़ देता था, हमने उसको भी कैटर किया, डेप्थ को भी कैटर किया, फिर टेस्ट के साथ क्लास में ही प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के साथ मतलब सिखाया भी और फिर टेस्ट भी किया। अब ये तो ठीक है कि चलो सिखा दिया, बता दिया, अप्लाई करना सिखा दिया। फिर एक और चैलेंज है, अमूमन सब इंसान ही है और बीच बीच में मोमेंटम ब्रेक होता रहता है। तो हमने देखा, डेटा बताता है कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं किसी कारणवश वो क्लास नहीं कर पा रहे, फिर पेंडिंग होती जा रही है, आधी क्लास करी, किसी ने पूरी क्लास करी। तो एक फोकस तो ये था कि जो बच्चा ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तुम उस पर फोकस करते रहो, वहीं से रैंक आएगी। लेकिन फिर हमारे होने का फायदा क्या है अगर हम पोटेंशियल को ना निखार पाए। तो जो बच्चा नहीं आ पा रहा, हमारी जो पर्सनल मेंटर्स की टीम है वो लगातार एक्सेल शीट बनाती है। आपका बच्चे को नहीं पता होगा कि उससे ज्यादा जानकारी उसके बारे में उस टीम को है। जैसे कहते हैं ना कि भाई गूगल सब जानता है, तो हमारी मेंटरिंग टीम सब जानती है, जिसमें अमृत सर उसके हेड भी हैं, ठीक है, तो वो सब जानती है। तो ऐसे में वो रीच आउट करती हैं बच्चों को कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे थे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एकेडमिक इशू है, नॉन एकेडमिक इशूज है, हम सबको डील कर रहे हैं ड्यूरिंग द GS फाउंडेशन जर्नी। अब यहां पर आपका प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज तो हो रहा है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, जनरली कोचिंग स्टार्टअप बाय बाय कर देती है स्टूडेंट्स को कि ठीक है, कोर्स कंप्लीट हो गया, आपने फीस दे दी, डन। अब बच्चा कहता है यार अभी तो 4 महीने पड़े एग्जाम के, अब मैं क्या करूं। तो फिर उन्हें बताया जाता है कि अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। फिर बच्चा उस डामाडोल में कई बार 2 से जो 3 महीने क्रूशियल होते हैं उसमें ऑफ ट्रैक हो जाता है। मैं खुद जब प्रिपरेशन की जर्नी में था, मुझे खुद पता है 1.5 महीने पहले मतलब मोमेंटम आउट हो गया,
और पूरे साल इतनी जबरदस्त मेहनत की थी। तो जब हमारे अनुभव ऐसे थे तो हमें पता ये चैलेंजेस आ रहे हैं। सो दैट इज वाई हमने SIP भी उसी में जोड़ दिया है, सक्सेस इन प्रीलिम्स। हम कोर्स भी कंप्लीट कराएंगे, अप्लाइड भी करवाएंगे और टेस्ट सीरीज भी लेंगे, उसके बाद रिवाइज भी कराएंगे। और जब आप रिवाइज करोगे तो आपके घर पर अलग से नोट्स ऐसे भेजेंगे कि आप एग्जैक्ट ये पढ़ो, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट थीम्स हैं, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। रिवीजन के समय चार्ट्स का इस्तेमाल, इंफोग्राफिक्स का इस्तेमाल वो कंटेंट टीम हमारी करती है और वहां पर आपको दे दिया जाता है। अब उसको मल्टीपल रिवीजन करो। फिर एक चैलेंज है कि उस समय पर अब सारी बुक्स और नोट्स तो पढ़ने का समय है नहीं, तो हम क्या करते हैं, हर एक लेक्चर को तुमने समझा कि नहीं समझा, SIP के दौरान हर एक लेक्चर के बाद 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और वो इतने स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं कि अगर आपने उसको कर लिया तो UPSC में आप कंफर्टेबल रहोगे। और ये हमारा टेस्ट रन जो था ये सक्सेसफुल हुआ। इसी वजह से इस साल इतने सारे बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करें हमारे फाउंडेशन बैच से, पुराने वाला बैच था, और अब वो MRP में आ रहे हैं, जो मींस रेजिडेंशियल प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो ये हमारा टेस्ट यानी कि सक्सेसफुल था। अब उसमें करीब 3500 से 4000 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा देते हैं अलग से उस रिवीजन वाले टाइम में। तो ये अचीवमेंट रहा। अब इसके बाद एक बच्चे की डिमांड होती है कि हमारी ना पर्सनालिटी अलाइन नहीं है शायद UPSC के हिसाब से, और अगर हम कर भी लें तो कहीं ना किसी स्टेज पे इशू आएगा। तो ऐसे में मंथन प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। मंथन में आपको वीकली सेशन दिया जा रहा है जिसमें कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर बोलेंगे इन अ ग्रुप। वो जूम सेशन के थ्रू होता है और आपका जो मेंटरिंग टीम है वो उसका ध्यान रखती है। तो जिससे कि आप अपने बारे में कई सारी चीजें जो मिथ बनाकर बैठे हैं कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो यही कर सकता हूं, जो अपने बारे में इमेजेस हैं उसको ब्रेक किया जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली सर UPSC इज नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज, जस्ट नॉलेज, नॉलेज तो बेस है, इट्स अ गेम ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व का इम्तिहान है। तो व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश इसमें की जा रही है। और भी कितने सारे फीचर्स हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि मैं सारी लिस्ट की बात कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि शशांक सर की बातों में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है कि पिछले पूरे 1 साल से ये बच्चों को मेंटोर कर रहे हैं, बतौर फैकल्टी एक एक चीज़ें समझा रहे हैं। और ये सब समझाने के दौरान, सब बताने के दौरान, एक बार हमने स्टूडेंट मीटअप कराया था जब बच्चों में वो क्रेज़ दिख रहा था आपसे पढ़ने का, और आज वो दरअसल रिजल्ट का टाइम है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है, और प्रीलिम्स के रिजल्ट में भारी तादाद में, अच्छी खासी संख्या में वो बच्चे पास कर चुके हैं, जबकि इस बार बड़ा चैलेंज था CSET की वजह से। तो अब जब बच्चे पास कर चुके हैं, वो अब रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, और शशांक सर उनसे मिल चुके हैं। तो ये पूरा कॉन्फिडेंस जो आ रहा है ना, वो वहाँ से आ रहा है, क्योंकि अब जाकर जो सपना देखता है, एक एस्पिरेंट देखता है, एक बतौर फैकल्टी आप देखते हैं, तो वो सब अब ज़मीन पर दिख रहा है। और अब उन पर जिस तरीके से काम हो रहा है वो निश्चित तौर पर फाइनल रिजल्ट में दिखने वाला है। तो इसलिए इतना सारा कॉन्फिडेंस है और बच्चों से लगातार इंटरेक्शन है। आज मैं एक सेशन ले रहा था, लाइव सेशन ले रहा था, तो एस्पिरेंट वाज आस्किंग दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाउंडेशन कोर्स एंड P2Y। तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ। फाउंडेशन कोर्स जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, उसमें जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको बेसिक से लेकर डेप्थ तक बताया जाता है, और वो एक तरीके से UPSC में आपकी फाउंडेशन बना देता है। जैसा कि मैंने कहा, इट्स नॉट अ गेम ऑफ जस्ट एग्जाम। अगर आपको 2 चीज में चुनना हो कि यार मैं वाइज हो जाऊं या मैं क्लेवर हो जाऊं, तो मैं कहूंगा कि ज्यादा प्रोपोर्शन क्लेवरनेस का जरूरी है। आप बहुत कुछ पढ़कर महान ज्ञानी बन जाएंगे, लेकिन उस मेरिट लिस्ट में जब नाम की रिक्वायरमेंट है ना, तो क्लेवरनेस की जरूरत है। कितना, कहां से, कैसे और कैसे उसका प्रयोग। तो उसके लिए रिगरस टेस्ट, फीडबैक, रिवीजन, थेमेटिक एनालिसिस, जो मैं SIP प्लस की बात कर रहा था कि अंत में आपको उससे रिवाइज करना होगा। और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद अल्टीमेटली हमें आंसर राइटिंग पर बहुत काम करना होता है। आंसर राइटिंग इज नॉट लाइक कि मुझे इस टॉपिक के बारे में जानकारी है तो मैं लिख ही दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एग्जाम बेसिकली लिमिटेड सीट्स हैं, कंपटीशन है, तो आपको बहुत अच्छा लिखना होगा। तो कुछ टेक्निक्स हैं, और वो टेक्निक्स
आप प्रैक्टिस करते करते सीख लेते हैं, फिर आपके रिफ्लेक्सेस में आ जाती हैं। क्योंकि जब आप मेंस में होंगे ना, आपके पास इतना भी समय नहीं होता कि आप इधर उधर भी देख लें। नहीं तो क्वेश्चन का अगर कोई पार्ट छूट गया, ध्यान से देखना, तो उससे समझ लीजिए अगर मार्क्स में डिफरेंस आ गया तो इट्स लाइक कि 1 ईयर की जर्नी दोबारा स्टार्ट होगी। ऐसे कई सारे केस हो जाते हैं। तो वो यहीं पर वो कर लें बच्चा। तो P2I में हमने ये रिगरस प्रिपरेशन हम यहां पर बुलाकर कराएंगे, क्योंकि आप घर के कंफर्ट में हैं। ठीक है, आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया, अब हमने वो करा दिया आपका, लेकिन अब आप हमारे सामने मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का जो आपका शेड्यूल है वो हमारी टीम बना रही है। आप रेगुलर फैकल्टीज से मिल रहे हैं, किसी भी मतलब वो तो अलग से सब्जेक्ट वाइज आपके लेक्चर्स लगे हुए हैं ऑफलाइन में। अगर आपको विशेष किसी फैकल्टी से टाइम चाहिए तो फैकल्टी आपके लिए मौजूद रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रैंक लानी है। मेंस में अगर आपने जबरदस्त स्कोर कर लिया और इंटरव्यू में आपके अबव एवरेज मार्क्स भी हैं, तो रैंक कितने सारे स्टूडेंट्स की हर साल सुनिश्चित होती है। और कितने सारे लोग, अभी आपने देखा भी होगा, स्टडी IQ प्लेटफॉर्म पर आए थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे। सो ये डिफरेंस है, बेस और वहां पर पूरी तरीके से तैयार होना इंटरव्यू तक। चलिए, ये तो ये बात समझ गए आप। और जल्दी ही एक और वीडियो आएगा आपके पास, और उसमें आप देखेंगे कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में किस तरीके से इस बार सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था 2022 का, उसमें एस्पिरेंट्स जो थे उनको किस तरीके से तैयार किया गया। एक ग्रुप बनाया गया, ग्रुप के भीतर सब ग्रुप्स बनाए गए, और हमारे जो चीफ मेंटोर हैं डॉक्टर अनिल स्वरूप सर, जो कि बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति हैं, तो उनके गाइडेंस में और बहुत सारे एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में ये पूरा प्रोग्राम चला। तो उस प्रोग्राम को आप देखकर समझेंगे कि P2I का ये भी एक हिस्सा है जी। थोड़ा सा IGP के बारे, क्योंकि इंटरव्यू की बात आ गई है तो थोड़ा सा IGP के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम की बात शुरू होती है DAF से, जो कि आप मेन स्टेज से पहले फिल कर देते हैं। जैसे आप P2I का पार्ट बनते हैं तो आपकी DAF फिल कराने की भी जिम्मेदारी हमारी टीम की होती है। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जो हमारे चीफ मेंटोर हैं, जैसे सर ने बताया, मिस्टर अनिल स्वरूप, फॉर्मर कोल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, फेमस IAS ऑफिसर, वो केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम पर आपसे नहीं मिलते मेंस के बाद, वो इस बीच ज्ञानवाणी सेशंस में लगातार आते रहते हैं ऑफिस, और लगातार उनके सेशंस हम अरेंज करते रहते हैं। तो उस दौरान भी आप नर्चर होते रहते हैं इंटरव्यू की नीड के लिए, क्योंकि पर्सनालिटी इज नॉट गोइंग टू बी बिल्ट इन 3 मंथ्स। 3 महीने में नहीं बनने वाला व्यक्तित्व, तो सीधी बात है। काफी व्यक्तित्व तो आपका निखार केवल इस एग्जाम के प्रोसेस से ही हो जाएगा। आप P2I की टनल में जब अंदर आएंगे तो ये बात गारंटी है कि जब निकलेंगे यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। बस कंडीशन ये है कि जो आपको कहा जा रहा है वो आप करते रहो, डेली क्लास में आओ, राइट। बाकी का काम है, जो अब सर ने बताया मेंस और इंटरव्यू के बीच में, वो रिगरस प्रिपरेशन होती है IGP की। इंटरव्यू की नीड है कि आप अपने बारे में कितने क्लियर हैं और अपना जो आइडियाज हैं उसके बारे में कितना क्लियर है। इंटरव्यू में कई बार आप सर्च करते हैं और आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें मिलती हैं कि यार मैं फाइनल एकदम से जैसे सेलेक्ट हो जाऊंगा, उसके बाद आई एम गोइंग टू चेंज इंडिया इन दिस वे एंड दैट वे। इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट होती है, दे वांट टू सी प्रैग्मेटिक लीडर्स। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है वास्तविकतावाद। एक आदर्श है, एक वास्तविकता है। आपको दोनों का एक खूबसूरत मिश्रण होना है, और ये चीज हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है वो आप में लाता है। जैसे कि सर ने बताया, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, टॉपिक, और फिर आपकी खुद के DF पर आपसे सवाल। हम सवाल पर सवाल, इतने सवाल हम बना देते हैं आपसे जुड़े हुए कि जब आप इंटरव्यू में होते हैं तो आप बहुत ही काम वे में सवालों का जवाब दे रहे होते हैं। और कामनेस क्या रिप्रेजेंट करती है? वो रिप्रेजेंट करती है कि यू हैव क्लैरिटी इनसाइड, बिकॉज क्लैरिटी इनसाइड इज क्लैरिटी आउटसाइड। तो ये काम करता है हमारा प्रोग्राम। चलिए, बहुत लेमन तरीके से और समझिए कि ज़रा नेट प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट मैच के पहले। तो क्रिकेट मैच के पहले जब आप नेट प्रैक्टिस कर रहे होते तो सिर्फ स्पीड बहुत अच्छी हो, 150 के स्पीड में आप बॉल खेल पा रहे हो, सिर्फ उसकी बात नहीं होती। बात है कि आप इन स्विंग झेल पा रहे हैं कि नहीं, आउट स्विंग झेल पा रहे हैं कि नहीं, बाउंसर्स को कैसे आप डील करते हैं। तो ये एक पूरी तैयारी होती है। मतलब जैसा अभी शशांक ने कहा कि पर्सनालिटी को डेवलप करना, डायमेंशंस को सोचना, कॉमन सेंस को इम्प्लीमेंट करना, और किसी भी टॉपिक को बिल्कुल धागे धागे से खोलना, एक तरीके से सिरे से खोलना, तब जाकर फिर उस पर एक बैलेंस अप्रोच बनाना। ऐसा भी ना हो कि बहुत, क्योंकि मैं बहुत सालों तक बैठा हूँ पैनलिस्ट्स के ग्रुप में, तो कई बार मुझे दिखता है कि नॉलेज बहुत अच्छा है, बट वो बैलेंस अप्रोच जिस पर
स्टूडेंट को आगे बढ़ना चाहिए, वो बैलेंस अप्रोच की थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम उसी तरीके का एक प्रोग्राम है जो कि P2I का ही पार्ट है जी। और उसके ज़रिए आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ग्रुप डिस्कशंस का सहारा लिया जाएगा, डायमेंशंस पर सोचने की क्षमता, कैपेसिटी डेवलप की जाएगी, बिल्ड की जाएगी। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और मैं एक बार आगे बढ़ूँ उससे पहले फिर से दोहरा दूँ कि ये जो बैचेस हैं ये 19 जून से स्टडी IQ हिंदी, इंग्लिश, हिंग्लिश तीनों ही भाषाओं में 19 जून शाम 6 बजे से बैच की शुरुआत हो रही है। एडमिशन्स ओपन है ऑलरेडी, आप एडमिशन्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों ही बैचेस के लिए जो लिंक है वो आपको अवेलेबल है। और हम बात शशांक से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शशांक सर ने बहुत सारे बच्चों के साथ लगातार इंटरेक्शन करके और अब वो सफलता के लगभग सीढ़ी पर हैं वो बच्चे, तो एक लंबा एक्सपीरियंस इनको है। थोड़ा सा मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बात करना चाहते हैं। मेंस आंसर राइटिंग के बारे में जब बातचीत करते हैं तो सारे टॉपर्स बोल देते हैं मेंस आंसर राइटिंग करनी चाहिए, हम भी बोल देते हैं मेंस आंसर राइटिंग करनी चाहिए, बट मेंस आंसर राइटिंग करनी चाहिए कि पीछे क्वेश्चंस की डिमांड को समझना, उसके हिसाब से नॉलेज होना, उसके हिसाब से उस पूरे आंसर को फ्रेम करना, बहुत सारी ऐसी बारीक चीज़ें हैं जिस पर नंबर्स बढ़ते हैं। बिल्कुल। और आप लोग जानते हैं कि 1 मार्क्स भी अगर पर क्वेश्चन बढ़ गया तो रैंक में बहुत बड़ा हेर फेर हो जाता है। तो आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, तो ज़रा सा इस P2I बैच के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में बताइए। देखिए, जैसे ही आप लेक्चर लेना स्टार्ट करते हैं, क्लास में आते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर काम होता है। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि फर्स्ट डे से हम आंसर को लिखना शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, राइट। जब किसी कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपको फैकल्टी दे देते हैं, फिर वो इंटरलिंक खुद ही करते हैं कि देखो इसका इंटरलिंक करंट से कैसे है, देखो किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस भी आपको शो किए जाते हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको इंटरलिंकिंग की जरूरत होती है। तो अंडरस्टैंडिंग इज द फर्स्ट स्टेज, एसिमिलेशन इज द सेकेंड स्टेज। एसिमिलेशन का मतलब होता है चिंतन। ज्ञान ले लिया, अब उस पर थोड़ा चिंतन करो जिससे कि वो थोड़ा एब्जॉर्ब हो। कई बार क्या होता है आपके साथ कि आपने समझ लिया, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो कहते हैं कुछ लिखने के लिए मतलब समझ में तो आ गया था बट लिख नहीं पा रहा हूं या लिख नहीं पा रही हूं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है, समझने के बाद चिंतन जरूरी था। चिंतन से, एसिमिलेशन से क्या होता है, आपके थॉट्स, सेंटेंसेस, इंटरलिंकिंग और वो दिमाग में बैठने लगते हैं, राइट। एसिमिलेशन जब हो जाए उसके बाद कुछ टॉपिक जिसमें इंटरलिंकिंग की जरूरत होती है वो इंटरलिंकिंग हो जाता है। उसके बाद यू कैन स्टार्ट क्रिएशन। क्रिएशन मतलब आंसर लिखना। अब आंसर राइटिंग की कुछ टेक्निक्स हैं। बेसिक जो सबको पता होता है कि एक इंट्रोडक्शन होता है, एक बॉडी होती है, एक कंक्लूजन होता है, और तीनों की ही अलग अलग डिमांड भी होती है, अलग डिमांड है। आपकी क्लासेस में P2I बैच में सबसे पहले तो आंसर बिल्डिंग सिखाई जाती है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको क्वेश्चन देंगे, आप लिखेंगे और आप बहुत अच्छा लिख देंगे, नहीं नहीं। हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ये है कि बिल्कुल आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं। तो हम आंसर बिल्डिंग सिखाते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे समझा जाता है कि सही लिखा है। एक बहुत पुरानी टेक्निक, बच्चा सोचता है इंट्रोडक्शन की, मुझे अगर एक कीवर्ड क्वेश्चन में दिख गया जिसके बारे में मुझे कुछ ज्ञान है, कुछ नॉलेज है, मैं उसके बारे में 2 लाइन लिख दूंगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है उस कीवर्ड का कनेक्शन दूसरे कीवर्ड से मिलकर कुछ कंटेक्स्ट अलग बन रहा हो, यानी कि डिमांड क्वेश्चन के अलग बन रहा हो, फिर क्या होगा। तो जैसे मैं आपको छोटी सी टेक्निक बताता हूं, कभी आपको जज करना हो कि आपका इंट्रोडक्शन ठीक है कि नहीं, तो अपने क्वेश्चन को छुपा लीजिएगा जब आपने आंसर का इंट्रोडक्शन लिख लिया। आप सोचिए, क्या इस इंट्रोडक्शन को रीड करके मैं जज कर पा रहा हूं कि क्वेश्चन क्या होगा। अब खुद ही सोचिए, अगर क्वेश्चन कह रहा है एग्जामिन द रीजंस व्हाई फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट इंक्लूडेड इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, भाई मौलिक कर्तव्य जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय उसमें क्यों नहीं ऐड की गई, इसका विश्लेषण करने के लिए आपसे पूछा। अब आपने वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन पार्ट 4, ठीक है, ये बता दिया, और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं ये बता दिया। तो क्या मैं केवल इसको पढ़ के जान पा रहा हूं कि क्वेश्चन विश्लेषण मांग रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ तो क्या हुआ था जी, क्यों नहीं ऐड की गई थी जी? नहीं ना।
तो इससे पता लगा कि इंट्रोडक्शन में अब टेक्निकलिटी अगर देखें तो हम और रिफाइनमेंट ला सकते हैं, जिससे इवैल्यूएटर देखते ही इंट्रोडक्शन इंप्रेस हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन की डिमांड को समझा है, तो बॉडी में भी इसके आर्ग्यूमेंट रिलेवेंट होंगे। ये छोटे छोटे जो नुआंसेस होते हैं, बारीकियां होती हैं, ये आपको टॉपर्स के आंसर में दिखेंगी, ये उनके आंसर्स में दिखेंगी जिन्होंने रिगरसली एक्चुअली प्रिपेयर किया था, अच्छे स्कोर किया था, वो इन बारीकियों को समझते हैं। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही छोटी छोटी कई सारी टेक्निक है जिससे आप अपने स्कोर में सिग्निफिकेंट बूस्ट ला सकते हैं। तो ये सब चीजें हम P2I बैच में सिखाते हैं, फिर उसके बाद अप्लाई करना सिखाते हैं, और फिर वो जब आपका टेस्ट लेते हैं तो उसमें फीडबैक, इवैल्यूएशन एंड आंसर डिस्कशन में रिफाइनमेंट आ जाता है। चलिए, कितना एक छोटी सी तकनीक के जरिए सोचिए आंसर राइटिंग को कितना एनरिच किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर आपको अपना इंट्रोडक्शन लिख के, क्वेश्चन को छिपा के, अगर ये समझ में आ रहा है कि ये इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या पूछा गया होगा, तो फिर बात आपको बहुत बारीक बात है, एक छोटी सी तकनीक है। ऐसे ऐसे कई सारे टेक्निक आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, मैं लगातार जानता हूँ। थोड़ा सा मेंटोरशिप को भी समझते हैं कि मेंटोरशिप, अभी मैंने एक इंटरव्यू किया AIR 42 जी, प्रणीता दास जी, और हमारी ही टीम के एक मेंटोर हैं निखिल, जिन्होंने उनको पर्सनली मेंटोरशिप दिया था, और उनसे बातचीत करके समझ में आया, वो कैम्ब्रिज में इस समय सबमिट करने वाली हैं अपनी थीसिस, पूरी फैमिली की बहुत ही अच्छी एकेडमिक कंडीशंस हैं, और फिर भी उनको मेंटोर की ज़रूरत, उन्होंने जो बताया कि एक मेंटोर की ज़रूरत होती है जो हर कदम पर बताए, समझाए, ऑब्जर्व करे। तो इस P2I बैच में मेंटोरशिप भी एक बड़ा पार्ट है। तो आपसे समझना चाहते हैं मेंटोरशिप का क्या रोल है और कैसे बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे सर ने प्रणीता दास का एग्जाम्पल दिया, ऑल इंडिया रैंक 42, तो वो जब आई तो मिली मुझसे, तो उन्होंने बताया कि पहले 2 अटेम्प्ट में सर प्रीलिम्स नहीं हुआ था और तीसरे अटेम्प्ट में हुआ। तो सबसे बेसिक चैलेंज तो उनके सामने क्या था, कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन रखें। वो उससे पहले मास्टर्स करने गई थी लंदन, उन्होंने बड़ा डिसीजन लिया, उसको छोड़कर यहाँ पर आई कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी। 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो घर वालों का सबका प्रेशर था कि तुम वापस अपने एकेडमिक्स को परस्यू करो, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी प्रोफाइल होगी, तुम गवर्नमेंट में पब्लिक पॉलिसी में आ जाना, अल्टीमेटली वही गोल तो सर्व करना है। तो शी वॉज क्लियर कि हाँ यूपीएससी एंड नहीं है लाइफ का, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। तो निखिल जो मेंटोर थे हमारे, उन्होंने कहा कि सर ऐसा टाइम आ गया है कि मतलब मैं 1 हफ्ते से करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो निखिल वॉज देयर टू मेक अ प्लान विद हर। तो कई बार बात बहुत कॉमन होती है, हमें पता होता है ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, लेकिन आप शायद इस बात से रिलेट करेंगे कि हम कई मोमेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में कि हम सही की तरफ चल नहीं पाते, लेकिन उस समय अगर कोई हमें पुश दे दे, कह दे हाँ हाँ सही में सही रास्ता है, चलो इस पर, और बताना तुम चले कि नहीं चले, कल मैं रिपोर्ट लूंगा, तो हम चल जाते हैं। ये काम एक मेंटोर करता है, और ये छोटे छोटे जो काम थे, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। कई बार एकेडमिक डाउट्स हैं, फैकल्टीज हैं, कुछ डाउट्स आपके मेंटोर्स ही क्लियर कर रहे हैं, कहीं आप डाउन है तो मेंटोर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन तरीकों से अब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है ऑल इंडिया रैंक 40। बिल्कुल, इनफैक्ट निखिल ने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत हिदायत दी थी प्रणीता को कि एथिक्स पेपर 4 में जी, एनी हाउ किसी भी तरीके से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा पेपर करके आना है। और प्रणीता ने कहा कि मैं जब बाहर निकली मेरे ऊपर एक ही प्रेशर था कि भाई पूरा पूरा पेपर करना है, ठीक है, भले 5 पॉइंट लिख के आए लेकिन करके आना है। और इसका फ़ायदा हुआ, 42nd रैंक, उन्होंने पूरा क्रेडिट दिया इस बात जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इन सारी बातों को आप समझ चुके हैं। मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि 19 जून बड़ा ही अच्छा दिन है। 19 जून के दिन सारे ही लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, तीनों ही लैंग्वेज में 19 जून को शाम 6 बजे से इस बैच की शुरुआत हो रही है। और इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर क्लिक कीजिए। पहले चीज़ों को समझिए ज़रा सा, और लगातार मेरे ख्याल से प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें इसके सारे फीचर्स पर बात हो चुकी है, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं जिस पर बात करके बात को ख़त्म करेंगे। जैसे एक फीचर है हमारा हैंड रिटन नोट्स, ठीक है,
तो आपको मतलब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसका क्या यूज़ है, हम तो नोट्स खुद ही बनाते हैं, तो आपके हिसाब से क्या इसका यूज़ है? कई बार ऐसा होता है कि आप क्लास में केवल लिखने में रह जाते हैं, आपके दिमाग में टेंशन चलती रहती है कि कुछ छूट ना जाए, और एक बार मेरे पास ये 10 पेज इकट्ठे हो गए, यानी कि दिस इज लाइक टास्क अचीव्ड। लेकिन आप सोचिए, अगर आपकी वो एनर्जी बचाकर हम समझने में लगा दें और आप एक तरीके से फ्री हो जाएं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कार्व्ड आउट हैंड रिटन नोट्स, एक एकेडमिक एसोसिएट जिस टाइम आप लाइव क्लास ले रहे हैं उसी समय वो भी लाइव क्लास ले रहा है हमारी स्टडी आईक्यू टीम से, और उसका काम केवल लिखना है, उसमें इमेजेस लगाना है, डायग्राम्स बनाना है। तो आपको पता है कि जैसे ये लेक्चर खत्म होगा तो उसके बाद हैंड रिटन नोट्स अपलोड हो जाएंगे, और आप एक बार नजर डालेंगे तो पूरा लेक्चर क्रोनोलॉजी से आपके नजरों के सामने आ जाएगा। सो इससे बहुत ज्यादा समय सेव हो जाता है और रिवीजन आसान हो जाता है। तो और आप सबको पता है कि टाइम ही तो है जिसको बचाना है, जिसको बचाना है। तो मेंस आंसर राइटिंग जब आप ऐसे भी करते हैं तो आप हमेशा पूछते रहते हैं कि कैसे लिखें, हाउ टू राइट इन मेंस एग्जामिनेशन। तो इसका एक सही जवाब ये है कि जब हमारा हैंड रिटन नोट्स जो है वो लोग तैयार करते हैं जो ऑलरेडी खुद एग्ज़ाम दे चुके हैं, इंटरव्यू तक दे जा चुके हैं, तो वो बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से आपको कोई बोल देता है कि पाई चार्ट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, वेन डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, कुछ ग्राफ बना लीजिएगा, तो वो उस हैंड रिटन नोट्स में भी आपको दिखेगा और इससे आप सीखेंगे भी। तो सीख कर ऑब्जर्व करके और बढ़िया सा एक आंसर लिख पाएंगे। ऐसे तमाम फीचर्स हैं, सारे फीचर्स पर एक दिन बात करना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है, बहुत लंबा चौड़ा फीचर्स का डेटा है ना। लेकिन मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी और लंबा वक्त हमने बातचीत में बिताया है। तो अंतिम में जाते जाते मैं कह दूं कि सिर्फ प्रीलिम्स इस कोर्स में जो भी एनरोल्ड होंगे, वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, इंग्लिश में हो, जब आप पीटी निकाल लेंगे, जिसके लिए हमारी टीम पूरी ताकत लगाएगी, जैसा अभी शशांक सर ने बताया कि किस तरीके से सक्सेस इन प्रीलिम्स और बाकी हर तरीके से, इस बार तो बुक्स भी भेजे जा रहे हैं। जी, बुक्स भी भेजे जा रहे हैं। ठीक है, बुक्स भी घर पर भेजे जा रहे हैं। 15+ बुक्स हैं या 18+ बुक्स हैं। यस। तो हर तरीके से अभी कोशिश होगी कि आपका प्रीलिम्स निकले, जो कि आयरन गेट है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है, बस बस्ता टांगना है, एक बैग उठाना है और हमारे पास चले आना है। आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारी, और मेंस में ऐसे शानदार फैकल्टीज़ के साथ आप जब काम करेंगे तो बट ऑब्वियस है कि आप रिजल्ट देंगे। थैंक्स अ लॉट शशांक इस पूरी बातचीत के लिए और पीटीवाई को इतने अच्छे से समझाने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आप लोग बिना सोचे समझे थोड़ा सा फीचर वगैरह देख लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, सपोर्ट का नंबर है उस पर बात कर लीजिए। सर का एक्सपीरियंस, शशांक सर का आपके सामने आ ही गया है, और बाकी तमाम फैकल्टीज़ के एक्सपीरियंस आपसे शेयर हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चाहे तो जाकर क्लिक कर लीजिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।